कैसे हैं? हाउ इज ऑल? ओके, डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे और वो मैं शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग प्लेसमेंट टीम से हैं, क्वेस्ट अलायंस से। और बीइंग अ प्लेसमेंट टीम हम सिखाते हैं कि लोगों को मेकओवर रहना, ट्रिम रहना, क्लीन शेव रहना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपसे अपोलोजाइज करूंगा, माफी चाहता हूँ, क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है। सो आई एम नॉट दैट मे बी ट्रिम, बट स्टिल इट इज अ कल्चरल हैबिट, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और इसके अलावा आज हम आप दीपक को जानते होंगे, दीपक सर को, जो प्लेसमेंट ऑफिसर है बिहार में। वैसे ही मैं गुजरात में क्वेस्ट अलायंस से हूँ और प्लेसमेंट एक्टिविटीज, प्लेसमेंट टीम के साथ काम कर रहा हूँ। और प्लेसमेंट से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ऐसे सेशन करते रहते हैं। और आज का जो सेशन है वो ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, खास करके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के लिए। स्किल्ड का मतलब होता है, एक स्किल की जब बात करते हैं तो उसका जो प्राइमरी बेस है वो आईटीआई ही है, जिससे आप लोग जुड़े हुए हो। और आईटीआई का इम्पोर्टेंस जो है उसको एनकैश करने का जो फर्स्ट स्टेप है, जो कंपनी वाले और कॉर्पोरेट वाले भी या गवर्नमेंट वाले भी चाहते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, तो वो अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप से ही शुरू होता है। खास करके स्किल्ड वर्कर्स के लिए अप्रेंटिसशिप वर्ड यूज होता है। और ऐसे बड़े यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटर्नशिप वर्ड भी यूज करते हैं। ओवरऑल इन दोनों का मतलब काफी सिमिलर है। जैसे मैं अपने बारे में पहले बताऊं तो मेरा नाम समीर मंडल है और मैं बेसिकली गुजरात से हूं। और मेरा 10 साल ऊपर का एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट से रिलेटेड। और इसके अलावा मैंने क्वेस्ट अलायंस इसी साल फरवरी के महीने में ज्वाइन किया था और अभी क्वेस्ट अलायंस के साथ एक्टिवली काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अप्रेंटिसशिप एंड इट्स बेनिफिट्स। और इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अप्रेंटिसशिप का जो प्रोसीजर है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, किस तरह से अभी तो सब कुछ वर्चुअल हो चुका है और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो ऑनलाइन हो सकती है, आपको भी पता है। तो इसी के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया है और उसका हम बहुत ही आसानी से बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में उसको बनाया गया है। तो उसकी जो प्रोसीजर है कि किस तरह से अप्लाई करना अप्रेंटिसशिप में और किस तरह से उसका जो है ज्वाइनिंग होगा, वो पूरी प्रोसीजर जो है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हुई चीज़ें जो एक लेमैन की तौर पे, यानी एक स्टूडेंट की तौर पे आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ऐसे अप्रेंटिसशिप एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो आसान शब्दों में हो, उसकी उसकी मैंने कोशिश की है इस माध्यम से। और इस 1 घंटे के ये 1 घंटे के सेशन में हम ये सब चीज़ें जो है मैं आपसे ज़रूर अपने अनुभव से शेयर करूँगा कि किस तरह से अप्रेंटिसशिप जो है वो, उसका जो नज़रिया है आपका अप्रेंटिसशिप को लेकर, उसमें काफ़ी डाउट्स और मिथ्स होंगे जो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे आने वाले 1 घंटे में। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। जैसे मैं बता रहा था अप्रेंटिसशिप के बारे में। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? थैंक यू सिजल। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊं कि जो मेनू कार्ड होता है, जैसे कि भाई आज के सेशन में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अप्रेंटिसशिप और उसके बेनिफिट्स को लेकर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम अप्रेंटिसशिप का देंगे, जिसमें डेफिनेशन होगा अप्रेंटिसशिप का, जो सिंपल 2 लाइन डेफिनेशन है ओवरऑल ग्लोबली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो क्या है। फिर अप्रेंटिसशिप, व्हाट इज अप्रेंटिसशिप, यानी अप्रेंटिसशिप क्या होता है, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन अप्रेंटिसशिप एक्ट। अप्रेंटिसशिप एक्ट कब बना, हमारे संविधान में कब आया और किस तरह से, कौन से साल में उसमें चेंजेस आए, अभी लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप जो है वो कब रिवाइज हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हम थोड़ी ओवरव्यू जानकारी लेने की कोशिश करेंगे M&M के बारे में। फिर बेनिफिट अप्रेंटिसशिप के जो होते हैं और उसके ट्रेनिंग के, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है, उसके जो बेनिफिट्स या उसके जो फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अप्रेंटिसशिप का, फ्लो चार्ट उसको नाम दिया गया है, तो उसका जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो पूरा प्रोसीजर है, ऑनलाइन है, ये वर्चुअल है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। जो पोर्टल एक्टिविटी होगी, जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग लाइक टुडेज़ मेनू कार्ड, जो हम लोग 1, 2, 3 यानी स्टेप बाय स्टेप जो है हम जानकारी लेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़? या थैंक यू। देखिए, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं इसके डेफिनेशन को, और मैं आपके लिए ये डेफिनेशन जो है वो वर्बली रीड करूंगा, सो दैट यू आल्सो केम टू नो अबाउट द डेफिनेशन। मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे अप्रेंटिसशिप के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेशन में लिखा है कि अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड from a skilled employer having agreed to work for a fixed period at low wages। सबसे पहले वेजेस का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं पूरी डेफिनेशन जो है अच्छे से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा हिंदी में। और लो वेजेस, देखिए वेजेस का मतलब होता है वो रकम या वो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी जो आपको दी जाती है, जिसको आसान सी भाषा में हम सैलरी कहते हैं। जबकि अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसको सैलरी नहीं कहते, इसको स्टाइफंड कहते हैं। तो स्टाइफंड का मतलब वो वेजेस ही होता है जो हमको दी जाती है महीने के हिसाब से, मंथ के अंत में। तो ये जो लो वेजेस है, ये लो वेजेस जो वर्ड है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी। देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर में, यानी मिनिमम वेजेस का मतलब ये होता है कि एक साधारण सी भाषा में समझाऊं तो अ, हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज, क्योंकि हर एक स्टेट की एक अलग जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है, और ट्रेड के हिसाब से या अलग चीज़ों के हिसाब से, तो वहाँ के स्टेट का जो भी कॉस्ट है मिनिमम, जो एक मिनिमम रकम है उसके एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, जो भी आप एजुकेशन लेते हैं, जैसे ITI का लिया है या उसके अलावा 10th होता है या उससे लो होता है, जो भी एजुकेशन है उसके उसके मद्देनजर इसको एरिया वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में एक रकम जो है पर डे के हिसाब से, जिसको हम डेली अलाउंसेस भी कहते हैं, और बेसिक और डेली अलाउंस का ये टोटल होता है। तो ये रकम जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो एक वेजिस जो है, और ये हर पीरियडिकली ये रिवाइज भी होता है। या तो ये हर 3 साल में हो सकता है या 2 साल में होता है, ये रिवाइज भी होता है। तो एक रकम जो है वो वेजेस के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा एक, उसी स्टेट को जो लागू पड़ता है, वो एक गवर्नमेंट के नियम अनुसार वो एक रकम होती है जो कम से कम मिलनी चाहिए। और अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि जो लो वेजेस होते हैं उसका करीब करीब 80% यानी 80% जितना अमाउंट जो है, जैसे अगर वो 10,000 है मिनिमम वेजेस, इन केस हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो 8,000 जैसी रकम, यानी उसका 80% के करीब जो है वो आपको स्किल्ड में या सेमी स्किल्ड में वो मिल सकता है। दैट इज समथिंग इन अप्रेंटिसशिप जो स्टाइफंड के तौर पे रहेगा। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप है। अभी ये डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हुए मैं आपको अभी पूरा लो वेजेस अगर हमको समझ में आ गया है, तो ये लो वेजेस का मतलब होता है मिनिमम मर्यादा, जिससे ज्यादा हो सकता है रकम लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक वेज चार्ट होता है, तो उसके हिसाब से ये लिखा गया है। सो अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, एक 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 इंसान जो एक ट्रेड में सीख रहा है एक स्किल्ड एम्प्लॉयर से। स्किल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर है, यानी जो हमारे आसपास जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनीज हैं, उनको हम लोग एम्प्लॉयर कह रहे हैं। और ऐसे जो स्किल्ड कंपनीज है, जो एक्सपीरियंस्ड है और काफी टाइम से काम कर रहे हैं,
उनके साथ जुड़कर काम सीखना और काम करना, उसको हम लोग अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं। यानी अप्रेंटिसशिप में जॉब और लर्निंग ये दोनों शामिल होता है। जबकि एक जॉब की बात करें, जो जो अप्रेंटिसशिप से थोड़ी अलग सुनाई देती है, वो 100% जॉब होता है, उसमें लर्निंग नहीं होता, क्योंकि एक जॉबर से एम्प्लॉयर की ये अपेक्षा होती है कि उसको चीजें आती है और इसी वजह से उसको हायर किया जाता है। जबकि अप्रेंटिसशिप से ये नजरिया रहता है एम्प्लॉयर का कि वो एक ट्रेनी है और उसको सीखना भी है। तो हम हमेशा नए जब फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको चीजें सिखाई जाए, और क्योंकि प्रैक्टिकल होता है तो कोई सिखाने वाला ज्यादातर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कम दिखते हैं, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि भाई मुझे, मेरा काम नहीं आपको सिखाना, आपको आना चाहिए, आप खुद सीखो। तो ये नजरिया जो है वो कॉमन जॉब में देखा जा सकता है। जबकि अप्रेंटिसशिप में एक नजरिया, बहुत ही बेहतरीन नजरिया ये होता है कि एक ट्रेनिंग के तौर पे आपको देखा जाता है, तो आपके सुपरवाइजर या जो भी लोग जुड़े हुए हैं और इवन द होल सिस्टम, वो आपको सिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें जो हम फ्रेशर के तौर पे एक अपेक्षा रखते हैं कि हमको वर्किंग एटमॉस्फेयर में इनिशियली, खास करके शुरुआती दिनों में हमको सिखाया जाए, तो उसमें इसका अच्छे से मौका मिल सकता है अप्रेंटिसशिप में। तो स्किल्ड वर्कर जो है, स्किल्ड एम्प्लॉयर जो है, वो हमको सिखाते हैं और ये लर्निंग ट्रेड होता है, हमारे ट्रेड के हिसाब से लर्निंग होता है। हैविंग एग्रीड टू वर्क फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड होता है जो करीब करीब मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम ये 3 साल तक भी हो सकता है, एवरेज हम 2 साल का रख सकते हैं। तो ये जो पीरियड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, जो दोनों पार्टी जो है, जो ज्वाइन करता है एज अप्रेंटिसशिप वो, और जो एम्प्लॉयर होता है एज ए कंपनी, वो दोनों पार्टी के बीच एग्रीमेंट होता है। और वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से स्टाइफंड जो होता है फिक्स, वो उसको पे किया जाता है जो उस एग्रीमेंट में मेंशन होता है। तो एग्रीमेंट भी होता है और ये भी जरूरी है। जो एक अपॉइंटमेंट लेटर जो आप सुनते हो, वैसे ही एक एग्रीमेंट होता है, ये एक अपॉइंटमेंट लेटर जैसा ही होता है। सो ये डेफिनेशन है अप्रेंटिसशिप का, जिसमें हम लोग हमारे ट्रेड के हिसाब से स्किल वर्कर या स्किल एम्प्लॉयर से जुड़ते हैं और हम लोग ये चीज जो है उससे सहमति लेते हैं कि एक फिक्स पीरियड से हम उनसे जुड़े रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के उस हिसाब से, और हमको लो वेजेस के हिसाब से स्टाइफंड, जो सैलरी या स्टाइफंड है, वो पे किया जाएगा। बिल्कुल। अभी अप्रेंटिसशिप जो शब्द है उसका बहुत ही आसान या एकदम क्लियर जो हिंदी शब्द है, वो उसके बारे में मैं बात करूं तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हो, वहां पे लिखा है अप्रेंटाइज। अप्रेंटिसशिप जो है वो एक क्रिया है। अप्रेंटाइज का मतलब होता है प्रशिक्षु। जैसे हम किसी को बोलते हैं प्रशिक्षित, प्रशिक्षित यानी एजुकेटेड, यानी स्किल्ड, यानी कोई बंदा अगर एजुकेटेड होता है। प्रशिक्षु का मतलब होता है जो वो सीख रहा है, प्रशिक्षु जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है, एजुकेशन ले रहा है। तो वैसे ही अभी ये प्रैक्टिकल सीख जो है वो अप्रेंटाइज शब्द को जो है वो विस्तार से समझाता है, जिससे अप्रेंटिसशिप वर्ड लिया गया है। तो अप्रेंटाइज टाइप का मतलब होता है प्रशिक्षु। ठीक है। कुछ सवाल हो सकते हैं जुड़े हुए, अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल है आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं रिलेटेड, जो आप बाद में भूल जाएंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पेन पेपर अपने पास रखें, और कुछ ऐसे सवाल अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज इसको नोट डाउन शॉर्ट में कर रखें। हम इस सेशन के अंत में एक समय निकालेंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल जो इस सेशन से या इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं उसके बारे में मैं बात करूं और आपके वो सवाल का ठीक से जवाब दे सकूं। ठीक है। ओके, अभी ग्लोबली थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं, हम ज्यादातर इंडियन पैनल के अंडर में इंडियन लॉस की बात करेंगे, लेकिन अप्रेंटिसशिप जो ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में, जो डेवलप कंट्रीज को खास करके ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक पैरा लिखा है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल टीनेजर्स एंटर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉन कंप्लीटेशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन at age 15. This number has been stable since the year 1950. यानी यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि करीब करीब 40% जो लोग हैं, यानी टीनेजर्स हैं, जो लोग टीनेज होते हैं, जो स्कूलिंग करते हैं, करीब करीब ग्लोबली अगर मैं एवरेज निकालूं तो 40% ऐसे लोग हैं जो डेवलप कंट्रीज, यानी जो बड़ी कंट्रीज है, जो काफी समृद्ध है, डेवलप कंट्रीज,
जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या ऐसे दूसरे जो कंट्रीज हैं, बड़े कंट्रीज हैं, वहाँ पे करीब करीब 40% लोग अप्रेंटिसशिप में फॉल होते हैं, और ये देखा जा रहा है कि रेशियो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये ज़्यादातर 15 साल या उससे ज़्यादा के लोग जो हैं, एज ग्रुप जो है, वो इसमें फॉल होती है और इसका लाभ लेती है, और इसको काफ़ी मेजॉरिटीली अच्छे नज़रिए से देखा जाता है ग्लोबली। और ये 1985 साल से एक्टिव है ओवरऑल एवरेज को अगर ध्यान में रखें तो। और यहाँ पे एक आप पिक्चर देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, अप्रेंटिसशिप जो है वो एक नया नाम होगा शायद, जो आप आईटीआई ज्वाइन करने के बाद सुनते आ रहे हो, और इसके बारे में काफी चीजें आपने जो है सही गलत सुनी होगी, समझी होगी। लेकिन अगर मैं ये जो इमेज है, अगर उसके बारे में बात करूं, तो इमेज काफी पुरानी है, शायद 1950 के साल से भी पुरानी। और इस इमेज में हम एक बेकरी देख रहे हैं, जिसमें बेकिंग सिखाई जा रही है किसी कैंडिडेट को। तो जो सिखा रहा है वो एक एम्प्लॉयर है, जो आप एम्प्लॉयर की तरह देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अप्रेंटिसशिप जो है वो एक नया फंडामेंटल या आइडिया नहीं है। ये अप्रेंटिसशिप सदियों से चला आ रहा है। अगर आप आज भी देखें, काफी छोटे बड़े जगहों पे, गाँवों में, रूरल एरियाज में, जो लुहार होते हैं या सुनार होते हैं, ऐसे लोग जो हैं, वो अपने साथ ऐसे लोगों को या अपने पीढ़ी को या अपने बच्चों को या किसी और को जिनको इंटरेस्ट है, उनको जोड़ते हैं और उनको सिखाते हैं प्रैक्टिकली। उनके साथ रखते हैं 8-8, 10-10 घंटे, और उनकी हेल्प लेते हैं। और एक ट्रेनी के तौर पे वो बंदा जो है वो जुड़ा रहता है उनके साथ, और उनको गाइड किया जाता है, और एक हेल्पर की तरह उनको यूटिलाइज किया जाता है, और उनको हर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता जो है, आज भी अगर आप देखें तो काफी ऐसे छोटे छोटे सेटअप्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मोटर मैकेनिक्स ले लूं, जो लोकल रिपेयरर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयरर्स होते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग एजुकेटेड कितने होते या नहीं होते, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम एक बात कर रहे हैं कि जब एजुकेशन और आईटीआई भी नहीं था, तब से ही ये चला आ रहा है। और आज भी ऐसे जो लोग हैं, जो अपनी कम से कम जो किसी वजह से वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और ऐसी जगहों पे लग जाते हैं जहाँ पे वो लोग को शुरुआती दिनों में पैसा नहीं मिलता है या कम मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम मिलता है। और अच्छी बात है, हम लोग अप्रेंटिसशिप में फॉलो हो रहे हैं, जिसमें हमको गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए हुए वेजेस जो है वो हमको मिलेंगे। लेकिन जबकि बात करें नॉन गवर्नमेंट की, जो लोग प्रैक्टिकली अपने बलबूते पर नौकरी या कोई काम सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे मैकेनिक का काम हो गया, वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ही कम आय के लड़के, 15-16 साल के लड़के जो है होते हैं, वो मैकेनिक का काम सीखते हैं। और उसमें 2 साल 3 साल सीखने के बाद वो खुद अपना मैकेनिक का या कोई रिपेयरिंग का जो है, वो एक शॉप या छोटी सी जगह जो है, वो खुद जो है वो शुरू कर देता है। तो ये जो पूरा गेम है, पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें वो अपना योगदान देता है 2-3 साल का, और उसमें वो जो सीखता है, उसमें वो ट्रेंड हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का, एक तरह से देखा जाए तो अप्रेंटिसशिप ही है। तो जरूर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अभी हम अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात करेंगे। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है, जो लॉ है, हमारा जो संविधान है, उसने जो अप्रेंटिसशिप में जो एक्ट लागू किया, वो 1961 यानी 1961 में ये जो है वो अस्तित्व में आया, और जो लागू पड़ा है, दैट इज समथिंग। उसके अलावा मैं ये एक जो लाइन लिखी पढ़ता हूँ आपके नॉलेज के लिए। द नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट was launched in the year 1959 at the first on voluntary cases। ये शुरुआती दौर में वॉलेंट्री केसेस था, पायलट बेस पे था। ये चेक जो हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस हिसाब से वॉलेंट्री बेस कॉज में ये जो है वो 1959 में शुरू किया गया। 1959 में वॉलेंट्री केस में इसको शुरू किया गया। उसके बाद 1961 यानी 1961 में वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में 1961 में जो है, ये जो क्लॉज है, ये जो रखा गया ऑन द वॉलेंट्री कॉज जो है, वो 2 साल पहले हुआ था, और उसके बाद 1961 में इसको रखा गया, जो इफेक्टिवली 1 जनवरी 1963 से शुरू हो गया है। और अभी भी हम उसका लाभ ले सकते हैं और ले रहे हैं काफी लोग।
और ये एक्ट वाज मेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप। तो ट्रेड वाइज जो हम लोग स्किल या जो भी सीखते हैं उसमें उस चीज को और विस्तार से प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिले उसको ध्यान में रखते हुए ये लागू पड़ गया। ठीक है। सो ये एक्ट जो है वो 1961 में पार्लियामेंट में आया और पूरी तरह से 1960 में ये जो है वो शुरू हो गया पूरी तरह से पैन इंडिया। और इसका जो है इफेक्ट अभी भी हम देख रहे हैं काफी हद तक। अप्रेंटिसशिप दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, यानी इसका मतलब व्हाट इज दैट। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है। अगर कोई कह रहा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक एजुकेशन सिस्टम है तो वो भी गलत नहीं है, और अगर कोई कह रहा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक जॉब है तो वो भी गलत नहीं है। एक मैं मान के चलूं कि ये कॉम्बो है, यानी अगर इसको जॉब पूरी तरह से जॉब कहेंगे तो भी गलत होगा, या पूरी तरह से एजुकेशन या लर्निंग कहेंगे, स्टडीज कहेंगे तो भी गलत होगा। लेकिन जरूर से जॉब का जो रेशियो रहता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो करीब करीब 80%, 75 to 80% होता है। और लर्निंग जो होता है, जैसे आप लोग अभी जो लर्निंग कर रहे हो उसमें आप 100% लर्निंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल जो है उसमें करीब करीब बहुत कम होगा या 20% से ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है वर्किंग लोकेशन पे, जहाँ पे एक्चुअली काम होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वो भी बड़ी बड़ी सेटअप्स जो होते हैं वहाँ पे काम करने का ये बेहतरीन मौका है। जबकि मैं आपको बात करूं, बड़ी कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर अपनी टीम और स्टाफ में एक्सपीरियंस लोगों को लेना पसंद करती है, क्योंकि उसका बजट होता है। देखिए, बड़ी कंपनीज का बड़ा बजट होता है जो बहुत ही कॉमन सेंस की बात होती है, और जिसका भी बड़ा बजट होगा वो क्वालिटी टीम, क्वालिटी स्टाफ लेने की एक जो है वो नजरिया रखेगा। लेकिन जहां तक अप्रेंटिसशिप की बात आती है, तो ऐसी बड़ी कंपनीज के अंदर अप्रेंटिसशिप में उनका एक प्रोजेक्शन होता है, और कम से कम जो भी काउंट होता है वो अप्रेंटिसशिप में वो लोग भर्ती जो है वो जरूर देते हैं। तो बड़ी कंपनीज में जुड़ने का शुरुआती दर में एक फ्रेशर को जुड़ने का जो मौका आसानी से मिलता है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के या ट्रेनिंग के अंडर में ही मिलेगा। जबकि बहुत बड़ी कंपनी शायद 12th पास फ्रेशर को लेना पसंद ना करे या बहुत कम पसंद करे। और अप्रेंटिसशिप में जो बेनिफिट मिलता है वो सामान्य एंट्री लेवल जॉब के जो दूसरे लोग होते हैं, एंट्री लेवल जॉब में ज्यादातर भर्तियां होती है, मास में होती है, बल्क में होती है। उसमें अप्रेंटिसशिप में जो बेनिफिट मिलते हैं कंपनी के द्वारा, वो ऑन रोल एम्प्लॉय को जो बेनिफिट कम मिलते हैं उसके करीब करीब बराबर होता है। यानी एक एंट्री लेवल टीम को शायद इतने बेनिफिट ना मिले जितने एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनी को मिलते हैं। ये भी देखा गया है। सो ये भी एक चीज जो है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए, मेरे अनुभव को ध्यान में रखते हुए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया। इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो सकती है, और जिसका वेटेज काफी कम रहता है, मैंने बताया। और वेर एंड वर्कर्स अर्न, आप कमा भी सकते हो। जबकि एक चीज है, अगर ये सिंपली लर्निंग होता, लर्निंग यानी समझो, कुछ लोग कहते हैं अप्रेंटिसशिप एक स्टडीज है, तो स्टडीज में पहली बात तो मैं ये हमेशा बोलना चाहता हूँ कि स्टडीज में कोई पैसा नहीं देता। ठीक है, पैसा कब मिलता है, स्टाइफंड हो या सैलरी हो, पैसा तब मिलता है जब हम कुछ काम देते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, तब हम लोग खुद पैसा देते हैं, तो हम कस्टमर या क्लाइंट हो जाते हैं जो भी हम सर्विसेज मांगते हैं या लेते हैं। और यहाँ पे हमको पैसा मिल रहा है, सो ये एक जॉब ही हुआ एक तरह से। सो इसको 100% एजुकेशन या लर्निंग नहीं कह सकते। सो ये डेफिनेटली एक जॉब की हिसाब से जो एक्सपीरियंस कंसीडर होता है, वैसा ही एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो आपके रिज्यूम में आप आने वाले समय में ऐड कर सकते हो, अगर आपने अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग का लाभ लिया है तो जरूर से कि अप्रेंटिसशिप जो है वो एक जॉब की तरह ही है। और वेरिंग द वर्कर्स अर्न बाय लर्न, यानी यहाँ पे अर्निंग भी है और लर्निंग भी है, और एक्सपीरियंस का गेनिंग भी है। और प्रोग्राम जो है ये मोर टुवर्ड्स द एजुकेशन देन ऑन द वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों को मद्देनजर ये ट्रेनिंग होती है। सो दैट इज समथिंग जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में मैं बता रहा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे हमने एमएनएमडी समझ लिया कि अप्रेंटिसशिप का अस्तित्व इंडिया में कब से आया,
और कब से लागू पड़ा, 1963 से ये एक्टिवली जो है वो लागू पड़ गया था और अच्छे से जो है वो इसका लाभ बहुत सारे लोग ले रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं होगा इतने सारा ज़्यादा लोग लाभ ले रहे हैं। और इसका जो अप्रेंटिसशिप है उसमें उसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है यहाँ पे। अगर मैं ये 3 कैटेगरी जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप होता है। पहले तो ट्रेड सेंट्रिक होता है, जिस ट्रेड में आपने आपने जो है पढ़ाई की है आईटीआई से, उस ट्रेड के बारे में बताऊँ तो उस ट्रेड से जुड़ा हुआ भी अप्रेंटिसशिप होता है, उसको ट्रेड अप्रेंटिसशिप कहते हैं, जिसमें 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा जो पास आउट आईटीआई पास आउट बंदे होते हैं, वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में फॉल होते हैं। फिर दूसरा होता है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। इसका जो मिनिमम वेजेस है थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, ग्रेजुएशन के मद्देनज़र, एजुकेशन के मद्देनज़र। तो उसको हम ग्रेजुएट इंजीनियर्स या ऐसे लोगों पे ये लागू पड़ता है, जो जुड़ते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंडर में, ट्रेनिंग के अंडर में। तो उसको हम ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कहेंगे, जो जिसके रूल्स और रेगुलेशन थोड़े अलग हैं एज़ पर द अमेंडमेंट। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरा है टेक्नीशियन या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं प्योरली, उसको हम टेक्निकल अप्रेंटिसशिप कहते हैं। इसका भी जो मिनिमम वेजेस है वो टेक्निकल नॉलेज के मद्देनजर वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो 3 कैटेगरी में ये दिख रहा है हमको, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप होता है, जो ज़्यादातर जो आप लोगों का अभी जो है, उससे ये ज़्यादातर लागू पड़ेगा। उसके अलावा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी होता है, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स और उन ऐसे लोगों पे लागू पड़ता है, और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप होता है, जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर्स को लागू पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से एम के बारे में, जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में, जो है उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। या द नेशनल, मैं एक लाइन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। द नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम वाज लॉन्च इन 1959 इनिशियली ऑन वॉलंटरी बेसिस। जैसे मैंने पहले की स्लाइड में बताया कि वॉलंटरी बेसिस पे एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो 1959 में किया गया, और बाद में जो 61 में जो है इसको पार्लियामेंट में जो है वो रखा गया एक एक्ट के तौर पे, और 1963 ऑनवर्ड्स ये पूरी तरह से लागू हो गया। ये एक्ट जो है उसको आगे विस्तार से मैं बताऊं तो 1973 और 86 के बीच, 1973 मेरा नंबर वाला हिंदी थोड़ा गड़बड़ है तो मैं इंग्लिश में नंबर बोल रहा हूँ। 1973 और 86 को जो इंक्लूड करे तो ये ट्रेनिंग जो है वो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियंस जो है वोकेशनल, उनको दी गई ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप रिप्रेजेंटेटिवली अंडर दिस इट्स प्रीव्यू। और इट वाज वंस अगेन अमेंडेड इन 1997। तो ये जो अमेंडमेंट है उसके अंदर काफी समय दरमियान चेंजेस आए, नए नोटिफिकेशंस आए, जो 97 में आया, उसके बाद 2008 में आया, उसके बाद 2004 यानी 2004 यानी 20th सेंचुरी में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया वो 2008, और उसके बाद उसको रिवाइज किया गया 2014 को। और जो लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट जो चेंज है यानी नोटिफिकेशन अमेंडमेंट आया वो 25 सितंबर यानी 25 सितंबर 2019 में आया, जो अभी लागू है। 2019 का जो भी अमेंडमेंट आया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और को लेते हुए, वो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट वो 25 सितंबर 2019 के साल में हुआ है, ऑन कोटा इंक्रीजिंग फिक्स अमाउंट पेबल स्टाइफंड, यानी जो फिक्स अमाउंट जो पेबल स्टाइफंड होता है उसका जो कोटा है उसमें चेंजेस आए मिनिमम वेजेस को लेके। पहले मैं बता दूं, काफी पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट में अमेंडमेंट में काफी कम जो है स्टाइफंड दिया जाता था इनिशियली, लेकिन ये जो 25 सितंबर 2019 के बाद जो अमेंडमेंट आया उसमें जो मेजर चेंज जो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले अप्रेंटिसशिप में लोग कम जाना प्रीफर करते थे। उसका एक रीजन ये था कि वेजेस जो है वो बहुत ही कम था, जो शायद जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो सैलरी होती है उससे 50% से भी वो कम था, आपको मैं बताऊं। तो ये जो है वो ये 2019 में काफी हद तक इसको ऑब्जर्व किया गया, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन भी है
तो ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेजेस का पूरा लाभ शायद हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो है वो 50% से इंक्रीज होकर, या उससे भी कम था, उससे इंक्रीज होकर 80% में आ गया है। तो आजकल जो अप्रेंटिसशिप में सैलरी या स्टाइफंड, हम आसान शब्दों में जॉब के लिए सैलरी बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप में स्टाइफंड जो है वो आप देखेंगे तो बहुत ही कम अभी जो है वो अंतर रह गया है। 80% और 100% में 20% का फर्क रहता है, जो काफी कम है। तो अभी ये अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइफंड मिलता है वो काफी हेल्दी है और मिनिमम वेजेस के हिसाब से काफी जस्टिफाइंग है। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप की तौर और झुकाव जो है वो काफी लोगों का बढ़ा है आने वाले समय में 2019 के बाद से, जब से अमेंडमेंट आया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे अभी हम शुरू करेंगे, हमने अप्रेंटिसशिप के डेफिनेशन को देखा और इससे जुड़े हुए भी सवाल होंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ी लिमिटेशन है समय की, और दूसरी लिमिटेशन है थोड़ी ये मेरी कि मैं अभी स्लाइड देख पा रहा हूँ और अदर चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चंस लूंगा एंड ऑफ दिस सेशन, उसके लिए मैं थोड़ा टाइम जो है वो बचा के रखूंगा। सो अभी हमने डेफिनेशन देखा, हमने अप्रेंटिसशिप के बारे में एमेंडम देखा, हमने अप्रेंटिसशिप के जो भी नए नए रूल्स है जो भी आए समय समय तक, वो उसको समझा और उसका पीरियड देखा। और अभी हम अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट्स जो है, डायरेक्ट बेनिफिट्स, जिसको मैं एक सामान्य जॉब से भी कंपेयर कर सकता हूँ, उसके उसमें भी नहीं होंगे ऐसे बेनिफिट्स आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में मिल सकते हैं, जिसको हाईलाइट मैं करूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे बेनिफिट्स अभी हम लोग देखेंगे। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या थैंक यू। देखिए, अप्रेंटिसशिप में जो पहला बेनिफिट है वो जरूर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, सेइंग के अर्न व्हाइल यू लर्न। यानी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो है ये, जहाँ पे हम लोग लर्न तो कर ही रहे हैं, जो जरूरी है लर्न करना, एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है। और ये प्रोसेस जो है, आप यकीन मानिए, ये लाइफ टाइम रहनी चाहिए। जो इंसान आज भी बड़े लोग जो हैं, जैसे कि बिल गेट्स ले लो, बहुत अमीर लोग अपने एरिया में, बहुत ही सफल लोग भी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं। सो अगर वो लोग सीख रहे हैं तो सीखने की कोई उम्र या मर्यादा नहीं होनी चाहिए। और सीखना जितना मौका, बहुत ही जॉब में ये चांस नहीं मिलता। जॉब में अगर देखें तो लोग सीखना चाहते हैं, समय नहीं निकाल पाते। एक बड़े क्वालिफाइड लोग भी आज बुक्स पढ़ते हैं अपने क्षेत्र के या अपने एजुकेशन के, अपने चॉइस के। तो सीखना जारी रहना चाहिए। और ये सीखना जो है, अगर अप्रेंटिसशिप में देखें तो लर्न के साथ हमको अर्निंग भी हो रही है स्टाइपेंड के तौर पे। तो लर्न व्हाइल यू अर्न, ये पहला पॉइंट है। और इसमें जो एवरेज अप्रेंटिसशिप के बारे में बात किया, उसमें करीब करीब अंदाजन जो अप्रेंटिसशिप में आपको जो रकम जो है, स्टाइपेंड जो है वो मिलेगी, वो एवरेज में रख रहा हूँ यहाँ पे। ये कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यानी इसको आप एक फिक्स अमाउंट के तौर पे मत देखिएगा। ये ट्रेड वाइज और एजुकेशन वाइज और कंपनी वाइज थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर। मिनिमम वेजेस के हिसाब से इसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। तो 8,000 प्रति माह या प्रति महीना जो है वो आपको एक अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड के तौर पे मिल सकता है, अंदाजन एवरेज के तौर पे। तो ये एक रकम है जो अर्निंग वाला रकम है, और साथ साथ लर्निंग भी हो रही है। तो दोनों पैरामीटर का पूरा पूरा लाभ जो है वो एक ही लोकेशन से आपको मिल रहा है। तो दैट इज वन पॉइंट टू हाईलाइट। सेकेंड इज गेन इंडिपेंडेंस एंड रिस्पेक्ट। यानी एक आजादी मिल रही है आपको, इंडिपेंडेंस। जब हम लोग आत्मनिर्भर होते हैं, जब हम लोग खुद की कमाई जो है, यानी वो स्टाइपेंड के तौर पे भले हो, जो आपकी कमाई है, सैलरी है, ये रकम है, तो ये जो रकम है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपको इंडिपेंडेंट फील कराने में हेल्प करेगा। काफी छोटे बड़े खर्चे आपके हो सकते हैं, जिसमें ये रकम जो है वो काफी अच्छे से आपको सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो बनाएगी, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भी कहते हैं। और एक रिस्पेक्ट आता है जब हम एक एक्स अमाउंट जनरेट करना शुरू कर देते हैं, फैमिली में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में। तो ये जो रिस्पेक्ट है वो भी आप जरूर से कमाना शुरू कर देंगे। सो दैट इज समथिंग आई एम हाईलाइटिंग हियर एज अ बेनिफिट ऑफ अप्रेंटिसशिप, इंडिपेंडेंस एंड रिस्पेक्ट बोथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके। एक दूसरा जो पॉइंट है वो डेफिनेटली हम लोग स्किल की बात करते हैं और स्किल से जुड़े हुए हैं हम लोग काफी अरसे से, और इससे जुड़ा रहना जो है वो आज का ट्रेंड भी है। हम लोग बिहेवियरल स्किल की भी बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। स्किल जो है वो एक ऐसी जरूरत है जो हर क्षेत्र में लोग जो है कंपटीशन में अपने आप को और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारे ग्रोथ एबिलिटी और जो जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सब के लिए जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग रियल वर्क एक्सपीरियंस जब लेते हैं, ये रियल वर्क एक्सपीरियंस है। देखिए प्रैक्टिकली आपने किया होगा ट्रेड में, लेकिन वो प्रैक्टिकल और ये प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में आप ऐसे सिस्टम से जुड़ रहे हो जो प्रैक्टिकली मार्केट में कारगर है, काम कर रही है। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आप रियल वर्क एक्सपीरियंस। सॉरी टीम, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। ओके, अभी जैसे मैं बता रहा था, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? Yes, Yes, Samir. yes, Samir. थैंक यू फॉर दैट। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। देखिए रियल वर्क एक्सपीरियंस ये जो चीज है, गेन रियल वर्क एंड एक्सपीरियंस। रियल वर्क जो है असली काम, जैसे हम बात करें कि भाई सीखने की बात करें तो स्विमिंग पूल में अगर आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, पानी को टच कर ले, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली स्विमिंग पूल में या पानी में या नदी में नहीं गिरोगे तब तक वो रियल वर्क या रियल एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा, उतना रियली वो सीख नहीं पाओगे। तो वैसे ही ये जो रियल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो गेन करने का ये बेहतरीन मौका है। और इसमें जो गवर्नमेंट ने जो कंपनीज के साथ जुड़ के जो एमएनडम बनाया है, जो एमओयू बनता है, और उसके जो लाभ है वो जरूर से जो है वो बच्चे ले सकते हैं, स्टूडेंट्स ले सकते हैं। बिल्कुल। तो लर्निंग स्किल्स एम्प्लॉयर्स वांट टू सी ऑन द जॉब एंड अर्न रियल क्वालिफिकेशन। जो रियल एक्सपीरियंस है, रियल क्वालिफिकेशन है, वो ये है जो आप प्रैक्टिकली इसको सीखते हैं, आप स्किल को प्रैक्टिकली एनहांस कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, इम्प्रूव योर एम्प्लॉयबिलिटी। यानी आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, आपका जो कैरियर पाथ है, वो काफी एडवांस हो जाता है जब आप जुड़ते हो। यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आप जैसे देख रहे हो सेकंड इमेज में, यहाँ पे जुड़ाव है और आप एक सिस्टम का पार्ट बन चुके हो। भले एज ए ट्रेनी हो, लेकिन आप उससे जुड़ गए हो, तो ये पूरा जो चक्र है वो आपको पावरफुल बना देता है और आपको एम्प्लॉयबिलिटी आपकी जो है वो एनहांस कर देता है। दैट इज समथिंग आई हैव शोइंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम देख रहे हैं, जब हम एक स्टाइफंड भी कमा रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट भी है, हमको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज ही करेगा, जो लो से हाई की तरफ जाएगा। और ये जो चीज है वो भी काफी हाईलाइटिंग चीज है। और डिस्कवर योर अर्निंग पोटेंशियल। आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आप डिस्कवर कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, और ये धीमे धीमे जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता ही जाएगा। सो दैट इज समथिंग, ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है अप्रेंटिसशिप में। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल और अर्निंग पोटेंशियल, ये दोनों चीजें जो है वो भी जुड़ी हुई है और ये भी बढ़ती है समय समय पर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इंक्रीज्ड फ्यूचर, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लूँ। इंक्रीज्ड फ्यूचर और अर्निंग पोटेंशियल, यानी आपका जो फ्यूचर पोटेंशियल है। जैसे हम लोग बात करते हैं लर्निंग की, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया इसका कभी अंत नहीं होना चाहिए। और लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा ये सोचते हैं भाई बहुत पढ़ाई कर ली, अभी कमाना शुरू करते हैं। यानी क्या मार्केट में क्या है, कौन मुझे सबसे ज्यादा देने के लिए तैयार है। तो ये जो चीजें हैं उससे उससे आप अपने आप को मत जोड़िए। बीइंग अ फ्रेशर में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि देखिए अर्निंग पोटेंशियल जितना स्टेप बाय स्टेप होगा उतना ही ये जो है वो उतना ही परफेक्ट होगा। तो खुद
जैसे जंप मार के चढ़ना, उसमें गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे मैं बोलूँगा सीढ़ी दर सीढ़ी, जिस तरह से वो सीढ़ी बनी हुई है, उसको वैसे ही चढ़ना, उसमें आपके गिरने के चांसेस कम रहते हैं और परफेक्शन यानी ऊपर पहुँचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही अप्रेंटिसशिप जो है वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए 2020 में आपका, मेरे हिसाब से, जो लोग अप्रेंटिसशिप एक्ट अमेंडमेंट में फॉल होते हैं। और अप्रेंटिसशिप में यू कैन एन्जॉय मार्क्ड सैलरी इंक्रीज और कंप्लीटली ये जो है ट्रेनिंग को तो नहीं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस जो है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि एक फुल टाइम जॉबर का एक्सपीरियंस जो है वो अप्रेंटिसशिप के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ज़्यादा तो जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस दिया जाता है मार्केट में। लेकिन आप बिलीव करें, जब आप बड़ी कंपनीज के साथ एज अ ट्रेनी भी 2 साल या उससे आसपास के समय तक जुड़ेंगे, तो आपके रिज्यूम को भी एक एक्सपीरियंस, फ्रेशर एक्सपीरियंस यानी एक फ्रेशर के तौर पे तो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो जो ट्रेनी के तौर पे भी जुड़ना जो है और एक समय निकालना जो है वो भी एक प्रोफेशनल स्टेबल, क्योंकि कंपनी को एक फ्रेशर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए, ये आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपको आपको समझना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक बंदा जो एक एक रिश्ते से, यानी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता ही होता है, एक रिश्ते से जब जुड़ता है और उसमें काफी जिम्मेदारियां भी आती है साथ में थोड़ी बहुत, जबकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पे भी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है, भले आप सीख रहे हो, तो वो जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए अगर एक समय जो निकाल रहे हो, जो 1 साल से ऊपर या 2 साल के करीब होता है, तो एक कंपनी जो है वो स्टेबिलिटी में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाती है कि प्रैक्टिकली आप एक स्टेबल एम्प्लॉई हो। तो ये एक फ्रेशर में ना बहुत ही सवाल जवाब ज्यादा होते हैं, और एक जानने की हमेशा जो एचआर है वो कोशिश करते हैं कि ये जो नया फ्रेशर बंदा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, खास करके फ्रेशर में। और अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब एक बंदा दिखाता है कि, एक बंदा या बंदी जो भी है, यानी एक स्टूडेंट जो है, एनी जेंडर, मेल फीमेल, जब ये दिखाती है या दिखाता है कि मैंने 1 साल से ज्यादा का समय एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पे एक 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 कंपनी में निकाला है, वो चाहे कैसी भी हो, छोटी बड़ी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो एक फ्रेशर में ढूंढा जाता है, वो क्लियर हो जाता है कि ये जो कैंडिडेट है वो काफी पोटेंशियल है, और इसका जो तो जरूर से इन्हांस हुई, क्योंकि वो तो एक मुद्दा है ही, जो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, लेकिन उसके उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैंडिडेट है वो स्टेबल कैंडिडेट है, और एक ही कंपनी में इतना लंबा समय निकाला है, तो इसको जरूर जरूर मौका मिलना चाहिए। सो कंपेयर टू अदर फुल टाइम जॉब्स जो फ्रेशर ढूंढते हैं, वो चाहे आपके जैसे ही आईटीआई फ्रेशर हो, उसके मुकाबले एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनी जिसने एक समय जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को दिया है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है, प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है। सो दैट इज समथिंग विच 2020 में आपको समझना है। और ये जो 2020 का साल है, उसमें ये अप्रेंटिसशिप जो है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो, हमने काफी बात कर ली अप्रेंटिसशिप के डेफिनेशन, एमडीएम और उससे जुड़े हुए जो फायदे हैं और बेनिफिट्स हैं, वो चाहे सैलरी को लेकर हो या लर्निंग को लेकर हो, वो हमने काफी हद तक जान लिए। अभी हम जो है वो इसकी प्रोसीजर, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होती है पोर्टल पे, जो वर्चुअल होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी होती है, यानी शुरुआती समय से कि अप्रेंटिसशिप के लिए जरूरी चीजें क्या होती है, वो अगर मैं बताऊं, बिफोर वी स्टार्ट, वो मैं आपको बताऊं, और उसको लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट तक, यानी अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप ज्वाइन करते हैं, वहां तक की पूरी प्रोसीजर जो है वो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। और इसको इसको करने के लिए दो दो तीन चीजें की जरूरत है, वो मैं आपको पहले बता दूं बिफोर वी स्टार्ट। देखिए, एक ईमेल आईडी का होना बहुत जरूरी है। एक, और ये ईमेल आईडी जो है वो थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि प्रोफेशनल रखिए। ये मैं कहता रहता हूँ, यानी प्रोफेशनल, यानी देखिए, आप एक टीनेज एज से हो, तो हो सकता है कि आपने अपना जो बहुत ही फैंसी निकनेम नाम है, निकनेम, या ऐसी कोई नाम हो, या एकदम जैसे बोलते हैं ना, नॉन प्रोफेशनल नाम हो सकता है, या बहुत ही अ, अ, लैला मजनू टाइप नाम हो सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कुछ भी ऐसे नाम जो बहुत ही सुनने में वियर्ड लगे, अनप्रोफेशनल लगे,
अगर आपका ईमेल आईडी वैसा है तो आप एक नया ईमेल आईडी पहले तो बनाएं, क्योंकि एक ईमेल आईडी की यहाँ पे कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन में, कहाँ से होगी, तो एक ईमेल आईडी का होना जरूरी है। और अगर एक प्रोफेशनल यानी थोड़ा सा आपका नाम उसके पीछे नंबर वगैरह लगता है या के बर्थ डेट वगैरह जैसे भी आप बनाते हैं उसमें चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो कोई फैंसी निकनेम ना हो जो सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगे, क्योंकि एक थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है वो आपके रिज्यूम में, आपके बायोडाटा में भी छपेगा और दूसरी जगहों पे भी जाएगा। तो आपको कोई मेल करता है तो अब वो टाइप करेगा एम्प्लॉय, तो ये जो निकनेम है वो एक प्रोफेशनल निकनेम हो। खास करके आप दो अलग अलग ईमेल आईडी रख सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रोफेशनल कैरियर का आपके सवाल है, आपके आपके प्रेजेंटेशन स्किल का सवाल है, तो एक ईमेल आईडी जो है, मोबाइल नंबर में सिर्फ न्यूमेरिक होता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जब हम ईमेल आईडी की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी वर्ड हो सकता है, शब्द हो सकता है, आपका नाम या कोई और चीज हो सकता है, फैंसी नाम हो सकता है, काफी फैंसी हो सकता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो प्लीज इग्नोर करें, या तो फिर आप एक नया ईमेल आईडी प्रोफेशनली बना लें। तो ये एक ईमेल आईडी होना जरूरी है। एक मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं बोलता हूँ इसको, ये होना जरूरी है। 2, 3 आपका एक सिग्नेचर जो है उसका भी एक जेपीजी या फोटोग्राफ बना ले, वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। 3 आपके जो डॉक्यूमेंट्स में खास करके आपका जो आईटीआई पास आउट का जो सर्टिफिकेट है उसका होना जरूरी है, वो भी आपको अपलोड करना रहेगा। और जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट्स की दरकार नहीं है, शायद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरत पड़े अपलोड करने के लिए, तो वो आपके पास एक होना चाहिए, वो एक आप रखिए, या तो बनवा लीजिए। और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधार नंबर जो है वो लिंक हो जाएगा और आधार कार्ड के साथ जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, एड्रेस प्रूफ या वगैरह के, वो लिंक हो जाएंगे। सो उसमें दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स की मेजर ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वालिफिकेशन के नाम पे आपके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स का फोटोग्राफ, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में, और आपका एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड, और इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये डायग्राम जो है वो मैं बहुत ही क्विकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एक वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हो नंबर 1 पे। ये वेबसाइट, ये हमारी नेशनल रजिस्टर्ड वेबसाइट है, और ये नेशनल रजिस्टर्ड वेबसाइट में आप इंडिया के किसी भी कोने में, यानी इंडिया का ये लॉ है, नेशनल है ये, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अप्रेंटिसशिप का मतलब हो गया कि उसी स्टेट में आपको नौकरी या जो अप्रेंटिसशिप मिलेगी, आप कहीं भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अभी ये भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो हैं उनका झुकाव गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बहुत ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी डेजिग्नेशन है, चाहे रेलवे में हो, ओएनजीसी में हो, ऐसे सब बड़े बड़े जो हमारे गवर्नमेंट के वर्टिकल्स हैं, और यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप की भर्तियां रहती है, उनका एक टाइम फ्रेम रहता है। तो वो भर्तियों में भी आप अप्रेंटिसशिप के लाभ के, क्योंकि ऐसी जगह पे एक फ्रेशर की तरह जॉब करना ये बहुत ही नामुमकिन वाली बात है, जो शायद आपको पता होगी। हर कोई चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े। पहले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुआ करते थे, अभी वो बेनिफिट्स अभी थोड़े स्ट्रिक्ट जो नियम है उसके अनुसार कम हो गए हैं। तो वो अदर बेनिफिट्स भी होते हैं जो मैं इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो गवर्नमेंट से जुड़ने की जो भी आवश्यकता है, वो गवर्नमेंट की, अगर आपका जो झुकाव उस तरफ ज्यादा है, तो आप ऐसे जो यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट की ओपनिंग, चाहे वो बस सर्विस को लेके हो, रेलवे को लेकर हो, ओएनजीसी को लेकर हो, पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर हो, ऐसी रिक्वायरमेंट अप्रेंटिसशिप के तौर पे बाहर पड़ आती है, और उसका भी आप लाभ ले सकते हो। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी वजह से आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, आप इसको इस तरह से मत देखिएगा। लेकिन ज़रूर आप गवर्नमेंट से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप जो है वो सबसे आसान तरीका है जुड़ने का। ये मैं आपको हाइलाइट करके बता रहा हूँ, आसान तरीका है कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। तो आपको भी पता है कि बहुत सारी रिज्यूम्स या बहुत सारी अर्जियां आती है गवर्नमेंट जॉब में। अगर 1000 जगह खाली है तो शायद 10 लाख अर्जियां आएगी, और वो ये हर स्टेट में देखा जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ गुजरात या बिहार या हर जगह पे ऐसा कॉमन है।
लेकिन डेफिनेटली ये जो झुकाव है, अगर वो आपका ज़्यादा है गवर्नमेंट से जुड़ने का या जॉब करने का, तो अप्रेंटिसशिप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। इसका जो प्रोसीजर है वो सेक्टर टू सेक्टर और जो बॉडी है, रेलवे बॉडी, वो थोड़ा-सा अलग रहता है। भले अप्रेंटिसशिप के नियम कॉमन हो, लेकिन वो अलग रहता है और उनके अलग-अलग डेट्स होते हैं। जब जैसे-जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो एक टाइम फ्रेम में ये रिक्वायरमेंट बाहर डालते हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसके लिए भी आपको इस साइट से रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो ये साइट में रजिस्टर होना इतना ही ज़रूरी है, जितना इसके बिना समझो आप कहीं अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप अगर अप्रेंटिसशिप में कहीं अप्लाई कर भी लेते हो और कहीं पे इंटरव्यू भी दे दिया आपने, अप्रेंटिसशिप की जो भी एग्जाम है, सॉरी जो भी टेस्ट है वो पास कर लिया और कोई बोलता है आपको कि आप ज्वाइन कर सकते हो, तो भी आपको अप्रेंटिसशिप बाद में भी आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा, है ना? और अगर ये रजिस्ट्रेशन के बिना आपको कोई अप्रेंटिसशिप की नौकरी दे रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक्चुअली अप्रेंटिसशिप नहीं है, वो स्टाइपेंड है सिर्फ, जो वो कंपनी खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मद्देनजर करती है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि विदाउट रजिस्ट्रेशन जो अप्रेंटिसशिप में अगर मार्केट में नौकरियां है, जिसमें कोई लेटर वगैरह नहीं दिए जाते या कोई भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिया जाता, ऐसी नौकरी आप प्लीज ज्वाइन ना करें। भले उसमें थोड़ा-सा शायद 1000-2000 पगार ज़्यादा यानी स्टाइपेंड ज़्यादा भी मिलता हो, तो ऐसे अप्रेंटिसशिप में जो छोटे एम्प्लॉयर्स आपको देते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स या कोई भी लेटर, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो होता है, वो नहीं मिलता आपको अगर, तो ऐसी ऐसी जगहों पे जॉइन ना करने का कारण मैं बताता हूँ। शायद वहाँ पे आपको कैश में पेमेंट होता हो या बैंक से पेमेंट आएगा, लेकिन वो पेमेंट ज़्यादा कम का सवाल नहीं है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो काउंट नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंटेशन काउंट नहीं होगा, आपको आपका वो जो स्टाइपेंड है वो काउंट नहीं होगा। तो फ्यूचर में जो मैं बता रहा हूँ कि आपका सिर्फ सीखना शायद हो सकता है वहाँ पे, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना जितना ज़रूरी होता है, जो हम रिज़्यूम में दिखाना चाहते हैं, हमारे करियर के अचीवमेंट में दिखाना चाहते हैं दूसरे एम्प्लॉयर को भविष्य में, जिससे हम लोग और बेहतर जॉब लेने की कोशिश करेंगे, तो वो दिखाना जो है वो शून्य हो जाएगा। शायद उस पे यकीन आप कोई ना करे, जो आने वाले एम्प्लॉयर्स हैं, बड़े एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, वो आपके शायद यकीन ना करें। तो ऐसे अप्रेंटिसशिप जो होते हैं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सिर्फ एक रकम देते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आप प्लीज इग्नोर करें, मैं ये आपसे कहूंगा। डेफिनेटली नंबर 2 पे जाएंगे, रजिस्टर। सबसे पहले जो है वो ये वेबसाइट में लॉगिन होना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो उस वेबसाइट में हमको रजिस्टर होना है। जो हमारा मेल आईडी है और नाम है उसको रजिस्टर करना है। तो जब भी हम लोग जैसे जीमेल का अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही हम लोग लॉगिन हो सकते हैं और अपना अकाउंट जो है जिसमें हमारा नाम और ईमेल आईडी है वो रजिस्टर होने के बाद हम उसको ओपन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर होने की जो प्रक्रिया है वो नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे आप देख रहे हैं एंट्रीज जो है आपको करनी पड़ेगी, आपकी इंडिविजुअल एंट्रीज। जैसे आपके रिज्यूम के अंदर आपकी डिटेल्स होती है, वैसी ही डिटेल्स जो है वो आपको अंदाजन वैसी ही डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको नंबर 3 पे भरनी रहेगी, जिसमें आधार नंबर बहुत ही जरूरी है। आधार नंबर आपको वहाँ पे भरना रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा उसमें, जिसपे आपका एज जो है देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से एक दूसरा पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट जो है वो मुझे याद आ रहा है, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए अपार्ट फ्रॉम देखिए काफी देखा गया है कि काफी लोग जो हैं जो जब जॉब ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो बीइंग सो यंग, जो फ्रेशर होते हैं वो लोग 18 साल जो है वो कंप्लीट नहीं करते। अभी 18 साल का जो एज है वो कंप्लीट होने का मतलब 18 रनिंग नहीं होता, मैं आपको ये बताता हूँ। 18 कंप्लीट होता है, यानी आपका 19वां साल रनिंग है और 18 आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है? ये जो होता है वो, और इसको आप है ना एज कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो, जो गूगल में अवेलेबल होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट डालोगे तो आप कितने साल के हो वो घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग अंडर 18 है, उनको पहले तो मैं ये बता दूं, कोई भी बड़ा या अच्छा एम्प्लॉयर जो ऑफिशियल हायरिंग करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई भी सेक्टर में हो जिसमें लेटर दिया जाता है, वो अंडर एज कहलाएगा जब उसके अंडर अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहे। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है? शादी का जो एज है वो मेल के लिए 21, 18 फॉर फीमेल, वो अलग पॉइंट है जो सरकार ने डिसाइड किया है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो मिनिमम एज जो है वो 18 कंप्लीट होना चाहिए। अगर 18 कंप्लीट नहीं हो रहा है और आप कोई जॉब करने की कोशिश करोगे तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से वो क्राइम में आता है।
क्राइम, और ऐसे क्राइम कोई भी बड़ी कंपनी नहीं करना चाहेगी। आप देखते होंगे छोटे बड़े होटल में या चाय के ठेले में बच्चे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक क्राइम एक्टिविटी है जिसपे शायद पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। तो मैं आपको ये कहूंगा 18 साल का कंप्लीट होना जरूरी हो जाता है जब हम एक नॉर्मल जॉब की बात करते हैं। तो जिनका 18 साल कंप्लीट नहीं है उनके लिए कोई चॉइस नहीं बचता, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा मत सोचिए। अप्रेंटिसशिप जो है वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की मिनिमम समय मर्यादा जो है वो 15 साल है, और मुझे पता है कि आईटीआई करे हुए जो भी बच्चे हैं वो 15 साल से कम तो नहीं होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो लोग बिलो 18 ईयर्स हैं अभी 2020 में, आज की तारीख में, वो लोग दूसरे चॉइसेस जो हैं जॉब के उस पर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान ना दें, और अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो ले सकते हैं या पूछ सकते हैं। खास करके क्वेस्ट अलायंस जो टीम है जिसमें दीपक जी हैं और काफी दूसरे लोग हैं, उनसे संपर्क में रहें और इसका लाभ लें। अंडर एज बिलो 18 जो है वो प्लीज जो है इसको ध्यान में रखें, ठीक है। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। ईमेल आईडी जो है वो आप डालेंगे, जैसे मैंने बताया जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी रहेगा जिससे आपने लॉगिन किया है वही मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है अंदर डिटेल्स में, ठीक है। फिर आपका जो पासवर्ड होगा जो चाहे वो जनरेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, और फिर आपके जो पेरेंट्स का नाम है, आपका एड्रेस है वो भी जो आएगा, या इंडिविजुअल डिटेल्स जो है वो नंबर 3 पे आप जो है वो डालेंगे। ये चीजें मैं आपको इमेजेस में भी दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी सिर्फ एक प्रोसीजर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपको जो है अपलोड करना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके जो है, यानी आपका जो कोर्स ट्रेड है वो आपको मेंशन करना है, आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम जो है वो आपको मेंशन करना है, आपका स्टार्ट और एंड डेट, और इवन आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये सब चीजें जो है वो आपको अपलोड करनी है और एंटर करनी है। यानी कोर्स स्टेट का नाम वगैरह वो एंटर करना है, और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया सर्टिफिकेट मार्कशीट वो आपको अपलोड करना है। फिर नंबर 5 पे आएगा अप्रेंटिसशिप प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंसेस, यानी आप कौन से अप्रेंटिसशिप प्रेफरेंस ट्रेड के हिसाब से आप प्रेफरेंसेस जो है कैसी जॉब चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस भी आएंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे मैंने शुरुआती टाइम में कहा कि फोटोग्राफ एक आपका पासपोर्ट का होना चाहिए। फिर आपका शायद डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे प्रूफ भी मांग रहे हैं, तो वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है जन्म का दाखला जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और आपका एक सिग्नेचर होगा स्कैन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। आप किसी पेपर में फोटो खींच के उसको स्कैन कर सकते हो, या फोटोग्राफ खींच के उसको क्रॉप करके उसको जो है अपलोड कर सकते हो। एक आपका सिग्नेचर जो है ऑफिशियल, जो बार बार चेंज ना होता हो, या तो बैंक का आपका सिग्नेचर हो सकता है, वो सिग्नेचर आपका जो है वो भी अपलोड आपको करना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चेक करना है और सबमिट करना है। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा आगे जाते हुए आप लोग जैसे naukri.com और दूसरे वेबसाइट में आप गए होंगे और आप जॉब ढूंढते होंगे, उसमें आप लोकेशन वाइज, सैलरी वाइज, कंपनी वाइज जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, लोकेशन वाइज यानी आप जहाँ पे रहते हो उससे जुड़ा हुआ, तो आप, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के एमेंडम के अनुसार जितनी भी कंपनीज जो अप्रेंटिसशिप एक्ट से जुड़ी हुई है, और जिसने गवर्नमेंट को ये उनको प्रोजेक्शन देना पड़ता है कि हम लोग इतने अप्रेंटिसशिप के लोग ये ट्रेड में हमको चाहिए, और हम लोग, और उसका एक डिक्लेरेशन जो है वो गवर्नमेंट में देना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पता होता है। तो आपके आईटीआई में भी अप्रेंटिसशिप के इंस्पेक्टर होंगे शायद, तो इनको भी ये पता रहता है कि उनके आसपास, तो आप अप्रेंटिसशिप इंस्पेक्टर को भी, या जो प्रोफेसर है जो गवर्नमेंट के, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, आपके प्लेसमेंट टीम से भी संपर्क कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो फायदा है वो ये है कि अभी गवर्नमेंट को पता है डिक्लेरेशन में कि इतने लोग हैं और इतनी रिक्वायरमेंट है, वो एक ही प्लेटफॉर्म है। जबकि जॉब की बात करें तो जॉब में बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी अगर बात करें तो, और हो सकता है गवर्नमेंट के भी जॉब के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसमें सब कंपनियां ना हो, लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि जितनी भी अप्रेंटिसशिप रजिस्टर्ड रिक्वायरमेंट है नेशनल लेवल पे, तो सब कंपनीज का रिक्वायरमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जबकि अदर जॉब्स में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाना पड़ सकता है कि हर कोई फ्रॉड कंपनी भी अपनी रिक्वायरमेंट डाल रही है जहाँ पे बच्चों से पैसा लिया जा रहा है, कंसल्टेंट भी अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहा है, सब हर कोई रिक्वायरमेंट डाल रहा है, और प्लेसमेंट ऑफिसर और ऐसे लोगों के लिए ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। जबकि एक नए अपॉर्चुनिटी को जब वो लोग देखते हैं कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है, जबकि अप्रेंटिसशिप
पोर्टल में ऐसे कोई अप्रेंटिसशिप वाले नहीं होंगे जॉब जो फ्रॉड होते हैं या जो पैसा लेते हैं, चाहे वो बच्चों से हो या किसी और से हो। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, जिसमें आप पूरा जो है वो भरोसा कर सकते हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सही है और प्रॉपर है, और सब अपॉर्चुनिटीज़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म में जाएगी। जो ये वेबसाइट है उसमें नेशनली, स्टेट लेवल की ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जो मिस आउट हो जाए, लेकिन जितने भी डिक्लेरेशन नेशनल लेवल पे गए हैं, वो पैन इंडिया आप जो है एक ही प्लेटफ़ॉर्म में इसी वेबसाइट में ढूँढ सकते हैं, लोकेशन वाइज़, ट्रेड वाइज़, कंपनी वाइज़। ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग जो आप इसको भी टाइम दें और ये वेबसाइट को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें। अभी इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाऊँगा, जो काफ़ी जैसे जितना ही आसान आप ये स्टेप में दिख रहा है उतना ही आसान है ये, तो आप ज़रा भी कॉम्प्लिकेशन में मत आइए, ठीक है? तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Sorry, Samir. हुँ। If you can quickly wind up, for we are running out of time. ओके, पॉइंट टेकन। तो मैं ये अप्रेंटिसशिप का जो लास्ट फेज पे ही हूँ, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी प्रैक्टिकली हम इमेज के तौर पे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने वेबसाइट लिखी थी वो भी ऊपर आप नोट कर सकते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं यूआरएल अलग से मैंने पेस्ट किया है वो है, और ये दिखेगा इस तरह से जो आप इमेज में देख रहे हो। और उसमें जो आप राइट साइड अगर देखें तो उसमें रजिस्टर करके एक छोटा सा राउंड बटन दिख रहा होगा आपको, एकदम राइट में। और वो रजिस्टर में अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो रजिस्टर में आप जब क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि उसमें कैंडिडेट का एक ऑप्शन है जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको उसमें जाना है। एस्टैब्लिश का जो ऑप्शन है वो एम्प्लॉयर के लिए है, और अदर ऑप्शन जो है वो अदर डेजिग्नेशन पर्सन के लिए है। आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, रजिस्टर और उसके बाद कैंडिडेट, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब आप उस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि नहीं, रजिस्टर एक ऊपर वन स्टेप बैक करिए सेजल, स्लाइड। हाँ, थैंक यू। तो जब आप कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्म आएगा, रजिस्टर में सिलेक्ट करना, उसके बाद कैंडिडेट को, उसके बाद ये फॉर्म आएगा। फॉर्म में आप देख पाएंगे कि इसमें एक बहुत ही क्लियरली नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, ये फॉर्म में आपका अपने बेसिक डिटेल्स जो है वो डालनी है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह, जो बाद में भी आप एडिट कर सकते हो। और ये डालने के बाद इसको सबमिट करना है, जैसे आप जीमेल का अकाउंट ओपन करते हैं और आप डिटेल्स डालते हैं, वैसे ये डिटेल्स जो है वो इस फॉर्म में आप लोग जो है वो डालेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। सबमिट आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट, जब रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो, नेक्स्ट प्लीज, तब ऐसा एक इमेज जो आपको दिखेगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके करना है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है, वैसे ही आपका एक अपना जो रजिस्टर्ड नंबर है वो जो है वो जनरेट होगा। और इस तरह से एक राइट क्लिक करते हुए एक मैसेज आएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसमें जो रेड मार्क वाले कॉलम्स होंगे वो आपको बिल्कुल खाली नहीं रखने, उसमें आपको डिटेल्स भरनी है। जो रेड मार्क वाले कॉलम्स नहीं होंगे उसको आप छोड़ सकते हैं, और अगर आपने वो नहीं भरा तो उसमें एरर आएगा, ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली जो आप देख रहे हो वो नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी रेड मार्क वाले, स्टार वाले, रेड स्टार वाले जो भी कॉलम्स हैं, वो रेड स्टार उस पर दिखेगा, जो मैं आपको आगे के कॉलम्स में दिखाऊंगा, वो आप जरूर भरें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे आप देख रहे हो कि जब आप ये भर लोगे, रजिस्टर्ड कर लोगे, उसके बाद ऑन द ईमेल क्लिक द एक्टिवेट बटन एज शोन इन द इमेज बिलो। उसके बाद आपको एक एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आएगा आपके मेल बॉक्स में, और इस तरह से डिटेल्स आपको दी होगी, उसमें आपको इसको एक्टिवेट करना है आपके मेल बॉक्स में जाकर, ईमेल में जाकर। तो ये आप जब एक्टिवेट करोगे तो ये क्या, एक कंफर्मेशन मेल कह सकते हैं, जो आपका मेल आईडी आप खुद ऑपरेट कर रहे हो, वो एक कंफर्मेशन
से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको अपने मेल आईडी में जाके एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट प्लीज। लॉग इन फ्रॉम कैंडिडेट आईडी, जब आप एक्टिवेट कर लोगे तो आपका मेल आईडी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप कभी भी लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे लॉग इन पेज पे अगर आप जाते हैं, उसी वेबसाइट से है ये, जब आप लॉग इन पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो डालना है एज ए यूजर नेम, और पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया है जब आपने वो फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसमें कुछ सिंबल और न्यूमेरिक होना जरूरी है। वो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे होंगे, तो उस हिसाब से जो भी पासवर्ड आपने डाला है और सिलेक्ट किया है वो आपको डाल के इसमें लॉग इन करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अभी भी आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सजन। तो जैसे मैंने बताया कि आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो अभी कंप्लीट करनी है। तो एक कैंडिडेट डैशबोर्ड आप देख रहे हो, प्रोफाइल कंप्लीटेशन जो है वो आपको करना है। जैसे जैसे मैंने आपको अंदर बताया, वो प्रोफाइल में आपको अपनी अदर डिटेल्स जो है वो डालनी है, और वो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हो वो देख भी पाओगे। और इसकी भी प्रोसीजर जो है वो वीडियो के फॉर्म में, पूरी प्रोसीजर को मैंने 5 वीडियो के फॉर्म में भी कवर किया है। अगर समय मिला तो वो वीडियो आपको शेयर किया जाएगा, या तो आप ये वीडियोस जो है वो अपनी क्वेस्ट अलायंस की प्लेसमेंट टीम हमारी जो है उससे ये वीडियोस ले सकते हो, जिसमें ये 5 वीडियोस में मैंने ये पूरी प्रोसीजर जो मैं इमेज में दिखा रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और ये वीडियोस जो जारी की गई है वो इसी वेबसाइट के द्वारा, ये कंपनी, ये हमारे नेशनल गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा ये वीडियोस जारी की गई जो मैंने यूट्यूब से ली है। वो वीडियोस जो है, आई थिंक मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गुजारिश करूंगा कि वो आप जो है वो अपने क्वेस्ट अलायंस की प्लेसमेंट टीम जो है उनसे, दीपक और उनकी टीम जो है उनसे आप जो है मांग लें, और वहां से आपको मिल जाएगी। फिर स्टार्ट बाय क्लिकिंग द एडिट बटन। देखिए, बाद में एडिट बटन में डाल जाके जो भी चीजें शायद आपने मिस की हो या नहीं डाली हो वो आपको डालनी है, जिसमें आपका जेंडर और आपका अदर डिटेल्स, आपका एड्रेस, आधार कार्ड तो आपने डाल दिया है, वो चीजें जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एडिट करके एक बटन होगा उसका यूज करते हो, जो वीडियो में आपको पूरी विस्तार से देखने को मिलेगा। मैं समय की मर्यादा के कारण थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन आंसर्स को देना है। एडिट टाइम, फिर आप देख सकते हैं कि एडिट बटन को ध्यान में रखते हुए जो स्क्रीन है उसमें जो जैसे मैं बता रहा था, स्टार का मार्क जो है वो कंपलसरी होता है। आप देख सकते हो रेड कलर का एक छोटा सा स्टार आपको दिख रहा होगा, वो कंपलसरी बॉडीज है, इस पे डिटेल्स डालना जरूरी है, नहीं तो वो पेज जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, एरर आएगा। तो वो डिटेल्स जो है वो आपको डालना है उसी तरह से फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, एजुकेशन डिटेल्स की बात करी, एज वेल एज प्रेफरेंसेस ऑफ योर अप्रेंटिस एंड वेरीफाई आधार कार्ड। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे और अपने एजुकेशन डिटेल्स जो है वो टेबल आप देख रहे हैं शायद, वो उस पे आप डाल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, देखिए, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, अब सीधा मैं इस पे आ जाता हूँ। बाकी सब अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने स्किप किया उसको। देखिए, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपॉर्चुनिटीज का, जिस पे आप जो है सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, यहाँ पे सर्च जब करोगे तो वहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे कॉर्नर होता है जिसमें आप लोग ये डिटेल्स जो है आपके ट्रेड के अनुसार सर्च कर सकते हो। एम्प्लॉयर का नाम अगर आपको पता है तो उसको सर्च कर सकते हो, या लोकेशन वाइज आप जहाँ पे रहते हो उसके अनुसार आप सर्च कर सकते हो। और उसके बाद ऐसी जो रिक्वायरमेंट आप देखोगे, आपकी डिटेल्स तो उसके अंदर एक रिज्यूम के तौर पे अवेलेबल हो गई, आपने सब डिटेल्स अंदर डाल दिए। तो सर्च करने के बाद जो भी ओपन रिक्वायरमेंट होगी उसमें आप देखेंगे तो व्यू एंड अप्लाई है। व्यू में टाइप करोगे तो पूरा विस्तार से उस जॉब के बारे में आपको पता चलेगा, उसके KRA, उसके स्टाइपेंड और उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और बाद में अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना है तो आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हो।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। या थैंक यू। तो देखिए जैसे मैं बता रहा था कि आप जब सर्च करोगे तो आप स्टेटस देख पाओगे, अगर कोई रिक्वायरमेंट ओपन है तो यहाँ पे आपको दिखेगी, एक्शन है वो भी आप देख पाओगे, आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पे भी अप्लाइड करके आप खुद देख पाओगे। जैसे आप फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये सब चीजें कॉमन होगी, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये जो चीजें हैं वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप इस तरह से देख भी पाओगे जितने आपने अप्लाई की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। After an opportunity, the company will review your profile and can invite, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, invite you for an interview. If the company select you, they will issue a contract and you will be able to see the status column above. देखिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली और आपने अप्लाई किया इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक कॉल इनवाइट आ सकता है, आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। कुछ लोग टेलीफोनिक अभी इंटरव्यू ले रहे हैं पैंडेमिक में, तो टेलीफोनिक भी हो सकता है और शायद आपको बुलाया भी जा सकता है और उसमें आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आफ्टर जो सहमति बनती है उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो जाएगा, जिसमें इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होगा वो वेबसाइट से ही होगा, उसका प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हो अगर वो टेलीफोनिक है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी आप उस हिसाब से ज्वाइन भी कर सकते हो और वो स्टेटस में भी आपके दिखेगा, जो भी आपका पोर्टल है उसके स्टेटस में भी आपको दिखेगा। तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट और इवन रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो वो आप व्यू कर सकते हो जब वो जनरेट हो जाता है। इफ द कंपनी वांट्स टू मेक एन ऑफर देन विल सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू यू, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा। टू व्यू द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड रीच बिलो इन द लेफ्ट मेनू, जो आप आगे देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या थैंक यू। तो व्यू एंड एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ी टेक्स्ट कम है। ये कंपनी जब आपको ऑफर करती है एंड विल सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट, वो जब भेजती है टू व्यू द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लिक ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स करके जो आप नीचे देख सकते हो, जो येलो लेफ्ट साइड में येलो कलर से मार्क किया हुआ है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, वन मोर, नेक्स्ट। ओके, सो जैसे मैंने बताया वो स्लाइड भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो लास्ट स्लाइड था वो उसके बाद की प्रोसेस थी, जो आप पूरी प्रोसेस जो है वो समझ ही गए हो। मैं ऑलरेडी आई थिंक आई एम बियॉन्ड टाइम, मैंने थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में आए हो या रिलेटेड हो या कोई अनम्यूट करके पूछना चाहता हो, तो आई थिंक जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और वो प्लीज अपना पार्टिसिपेशन जो है वो बता सकते हैं एंड दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड और कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, जो शायद मैं मिस कर गया हूँ तो कैन रिटाइप इन द चैट बॉक्स, अगर वो चाहते तो वो रिटाइप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं चैट बॉक्स देख पा। हाय हाय समीर, कुछ चीज़ें आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो हाय समीर, हाय। एक तो थैंक यू आ रहा है आपके लिए, और कुछ सवाल आया था जैसे कि अप्रेंटिसशिप का जो लिंक है वो तो हमने वो शेयर कर दिया ऑलरेडी ग्रुप में। आप जो शेयर कर रहे थे ना फॉर्म का पेज वाइज, वो थोड़ा क्लियर नहीं था, ये एक मैसेज आ रहा था बच्चों के थ्रू, तो हमने सोचा है कि हम वो पीपीटी इनके मेल पे शेयर कर देंगे और वो इसलिए इसको गो थ्रू कर पाएंगे, स्पेशली वो फॉर्म का जो आपने स्टेज बताया वहाँ पे। और बाकी आई थिंक कि वो एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे इस साइट को। फिर से हम इनको लिंक शेयर कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एक बार, मैंने फिर से शेयर किया है लिंक,
एक बार इसको जाइए, देखिए कि ये क्या है, कैसे है, और फिर अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम हमेशा अवेलेबल है हमारे बात के दौरान, और हम कई बार ओपन सेशन रखेंगे जहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं आपके कोई सवाल है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। ठीक है, वीडियो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। समीर, आपका जो वीडियो है वो हम इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं ना? हेलो हेलो। बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल हम भेज सकते हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू समीर। ठीक है, फिर हम आपको वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, और फिर हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के डेफिनेटली। एनी क्वेश्चंस और रिलेटेड टू द अप्रेंटिसशिप टिल नाउ? कोई मेजर नो नो क्वेश्चन नो, हो? आई थिंक अभी तक तो कोई मेजर सवाल नहीं आया है, पर अगर कोई भी कुछ सवाल आता है तो ये सारे यूथ हमारे साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी जुड़े हुए हैं, तो फिर हम आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल, सेपरेटली से नहीं करेंगे। एनी टाइम एनीबडी इज वेलकम, इवन दे वांट, यू कैन आल्सो शेयर माय मेल आईडी टू देम if they want to श्योर ask me श्योर anything in mail also, they are always welcome. श्योर। Thank you all, and it was तो हम I think you like it, and I think lot of questions, doubts, and जो भी apprenticeship एक को लेकर सवाल आपके आ जो रहा भी है समीर है। कि इसमें एज हाँ, कितना होगा? बस एक सवाल देखिए नेहा का आ यही रहा तो है मैंने कि इसमें एज कितना है? बिल्कुल मैंने बीच में बोलने की मैंने बताया भी था कि देखिए नॉर्मल जॉब जो होती है ना, उसमें जो सर्टिफाइड जॉब्स होती है उसमें जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो 18 प्लस होती है, यानी 18 अगर कंप्लीट नहीं है रनिंग नहीं चलेगा। 18 अगर कंप्लीट नहीं है तो वो कोई भी अच्छी कंपनी या कोई भी नॉर्मल जॉब जो नॉर्मली है वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको नहीं लेंगे। अगर अब वो उनको पता नहीं है, गलती से आपने झूठ बोला है तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करेंगे तो वो कंपनी आपको जो है वो निकाल देगी। सो ये चीज जो है वो कॉमनली लागू पड़ता है 18 वाला फॉर नॉर्मल जॉब्स। लेकिन अगर अप्रेंटिसशिप की बात करें, जो क्वेश्चन है उससे जुड़ जाए, तो ये जो एज क्राइटेरिया है लुकिंग टू द फ्रेशर्स, ये एज क्राइटेरिया को 15 रखा गया है, 1515। तो अगर आपका 15 कंप्लीट है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो अभी तक देखा गया है कि 24 तक अलाउ कर रहे हैं। सो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने शुरुआती दिन में क्यों अप्रेंटिसशिप नहीं किया, आप कभी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 15 से 24 साल का एक एज क्राइटेरिया मैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून डियर। सर बोले क्या हम लोग अभी आईटीआई कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग का जो अप्रेंटिस में अगर हमको नाम लिखवाना है तो सर सीएलसी भी लिया जाएगा? देखिए अप्रेंटिसशिप में अगर आपको नाम लिखवाना है तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसमें एक डॉक्यूमेंट और भी था, जो था सर्टिफिकेट। आपका जो सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का, ऐसा आपका ट्रेड कोई भी हो, उससे उससे कोई टेंशन नहीं है। हर जो आपका जो सेंटर है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इवन प्राइवेट में भी जो लोग आईटीआई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। सर बीएससी और अप्रेंटिस एक साथ कर सकते हैं? देखिए आप है ना अप्रेंटिसशिप के साथ है ना एक आप कोई क्वालिफिकेशन करना चाहते हो अगर आप, तो फिर तो आपका जो टाइम फ्रेम है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, या तो फिर आप पार्ट टाइम अप्रेंटिसशिप के लिए जो है वो कर सकते हो, लेकिन एक फुल टाइम अदर जॉब नहीं कर सकते। अगर आप अप्रेंटिसशिप में है तो आप कोई अदर जॉब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अदर एजुकेशन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि ये एक तरह का जॉब ही है जिसको हम लोग कहेंगे। तो फुल टाइम अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो अगर टाइम फ्रेम अलाउ कर रहा है फॉर अदर एजुकेशन, जो आप डिस्टेंस लर्निंग या कुछ और करना चाहते हो, टाइम फ्रेम अगर अलाउ कर रहा है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप अदर अदर कोई फ्रीलांसिंग एक्टिविटी आपने कर ली या इन्वेस्टमेंट कर लिया वो ठीक है, लेकिन आप एक प्रॉपर जॉब जो होती है ऑफिशियल जॉब वो आप नहीं कर पाओगे। या सर पुराने ओल्ड मतलब जो वेबसाइट था अप्रेंटिसशिप का, उस पे पहले से रजिस्ट्रेशन था, तो जी ये न्यू पोर्टल आया, उस पे रजिस्ट्रेशन कैसे कनेक्ट होगा पुराने से? देखिए रजिस्ट्रेशन की जो मैंने आपको लिंक दिखाई है इसी पे रजिस्ट्रेशन होगा अभी, और इसी पे अभी हर कोई कर रहा है, और ये काफी अच्छा और एडवांस बनाया गया है कंपेयर टू ओल्ड वन। और इसमें बहुत ही आसान, आप जैसे जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको इतना आसान लगेगा और समझ में भी आएगा, इजी लैंग्वेज है।
और इजीली उसको एक्सेसिबल है, और इसमें ज्यादातर कोई बफरिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आता जो अभी तक मैंने देखा है। तो देखिए इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इसी में करना है, और इसी में आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो है, जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो डिक्लेरेशन दी है जो एम्प्लॉयर्स ने आईटीआई को या नेशनली एनएसटीआई को, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसी वेबसाइट को फॉलो करें, ना कि कोई अदर वेबसाइट जो शायद लिंक होगी शायद किसी और गवर्नमेंट बॉडी से या स्टेट लेवल पे। सर जो लेकिन पहले official- वेबसाइट था अप्रेंटिसशिप का, उस पे रजिस्ट्रेशन था, तो मैंने इस बार जो इस पे एनएसपीएस का वो रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो दूसरे मेल आईडी और दूसरे फोन नंबर से किया, तो उस पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया। तो सर जो पहले वाला था उससे वेरिफिकेशन नहीं होगा क्या? देखिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो इसके लिए सच बोलूं तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, और अगर एरर आ रहा है तो इसके लिए आपको है Yes, ना sir. आपके सेंटर के अप्रेंटिसशिप इंस्पेक्टर है, क्योंकि देखिए ये जो चीजें ना इसमें जो जो एडिटिंग होता है, हाँ चाहे वो हाँ नंबर डिलीट करना हुआ या अपडेट करना हुआ, कुछ कुछ टेक्निकल एडिटिंग भी हो सकता है, तो वो सब चीजों के लिए आपको अपने अप्रेंटिसशिप इंस्पेक्टर जो है, जो आपके आईटीआई में शायद आपको पता हो, वहाँ पे भी आईटीआई में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप प्रोफेसर बैठते हैं, तो आपको उनको संपर्क करना पड़ेगा, उनको जरूरत पड़ी तो मेल डालना पड़ेगा आगे, yes, और वो yes. उन लोगों को अथॉरिटी होती है ये। तो सर एक पे अगर वो आधार वेरिफिकेशन हो गया तो दूसरे पे नहीं होगा? देखिए एक कैंडिडेट का एक ही आधार नंबर हो सकता है, एक आप हाँ ये बात सर, मतलब समझिए। एक मेल आईडी और एक कांटेक्ट नंबर पे हो चुका है अगर ऑलरेडी वो वेरिफिकेशन तो आधार, आप उसी को तो कंटिन्यू करके इस वेबसाइट पे लॉगिन करने की, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, आप जो पहले वाले वेबसाइट में जो आपने डिटेल्स डाली थी, सेम हाँ, डिटेल्स आप इस वेबसाइट में डालिए, अगर ले लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं लेते तो आप इसमें एडिट करने की कोशिश कीजिए मेल आईडी में, और अगर वो नहीं हो सर रहा जो है इस पे तो वो बनाया चीज जो तो है, नई वेबसाइट मतलब नया जीमेल और नया फोन नंबर डालना पड़ा है। नहीं आई अग्री कि समय जाते हुए आपको अपना किसी वजह से मेल आईडी या फोन नंबर चेंज करना पड़ सकता है, और होता भी है, हाँ काफी देखा गया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जब मैं वही बता रहा हूँ, आप एक बार वही कॉमन मेल आईडी और फोन नंबर का उपयोग करते हुए इस पोर्टल में जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो एक्टिवली पोर्टल जो यूटिलाइज हो रहा है वो ये वाला हो रहा है जो मैंने अभी दिया, और इसमें ओके आपको नेशनली और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कंपेयर टू अदर पोर्टल्स, है ना। और यस इसमें अगर आप जब लॉगिन कर रहे हो तब जो अगर एरर ऐसा आ रहा है तो आप एडिट कर लीजिए अपने नंबर और ईमेल आईडी, और अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो या एरर आ रहा है क्योंकि वो हाँ ऑलरेडी लॉगिन है और वो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो अप्रेंटिसशिप प्रोफेसर या इंस्पेक्टर जो आपके हैं, उसके लिए आप हाँ अपने आईटीआई में संपर्क कर सकते हो, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप इंस्पेक्टर या प्रोफेसर होते हैं ना, वो एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और इन लोगों को अथॉरिटी होती है, तो कुछ ऐसी चीजें जो है जो चेंज नहीं हो सकती, जो मैनेजमेंट लेवल पे चली जाती है, जो एज ए यस कैंडिडेट सर हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए एक मेल डालना पड़ता है, और वो मेल डालने की अथॉरिटी जो है, और वो हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास उसकी मेल आईडी है। अगर आप कस्टमर केयर वगैरह में कॉल करने जाओगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, शायद नहीं भी मिले। तो जो रिक्वायर्ड एविडेंस है कि ये वही कैंडिडेट है, उसी का मेल पुराना आईडी था, उसके एविडेंस शायद आपसे मांगे जाए, और वो एविडेंस के आधार पे आपका इंस्पेक्टर और जो भी अप्रेंटिसशिप सेंटर वाइज जो होता है, या तो आपके सेंटर के प्लेसमेंट ऑफिसर को भी बताएंगे तो वो बता देगा, क्योंकि हर 2 या 3 सेंटर के बीच में ऐसा एक अप्रेंटिस इंस्पेक्टर होता है जिसको अथॉरिटी होती है उस सेंटर को लेकर, और वो बंदा जब मेल डालता है तो उस मेल पे जो है वो इंस्टेंट उसको हमको